नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन में अपने एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ नया बताऊँगा। हमारा चैनल है आशीष एडटेक, आप लोगों को पता ही है कि 3-4 महीने हो गए लगभग इस चैनल को बने हुए और आप लोगों का बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, और आगे भी हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और आपके हमेशा से आशीर्वाद की ज़रूरत रहती है हमें, इसलिए आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग मुझे भेजते रहिए और हम आपसे इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। तो अभी तक तो हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने एडटेक जैसे कि चैनल का नाम है, तो हमने एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पहुँचाया है और इस पे टेक्निकल कुछ जानकारी भी दी है, जैसे कि किसी भी विषय, किसी भी वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरा जाना है और कैसे कोई स्कीम का लाभ लेना है, तो उसको कैसे आपको पाना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप वीडियो हमारे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आप कुछ मज़ाकिया ही था कि मतलब हमने शुरू किया था कि कैसे पॉडकास्ट भी हमने थोड़ा-सा देखा होगा कि 2 पॉडकास्ट भी हमने मतलब किया है और एक इंटरव्यू भी लिया है एक स्टूडेंट का, जिन्होंने बताया कि पुलिस फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में। आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को उतना मुझे नहीं लगता कि आप मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं आखिर करता क्या हूँ। आपको लगता होगा कि दुकान चलाते हैं या कह लें कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं या कुछ और करते हैं। तो एक्चुअल में मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ दोस्तों। मैं पीएससी की तैयारी करता हूँ, यूपीएससी की भी तैयारी करता हूँ दोस्तों। तो मैं एक्चुअल में एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। ये और मैं अभी भी ये कंटिन्यू चल ही रहा है। बीच में ऐसे ख्याल आया कि मतलब मैं एक चैनल शुरू करूँ आप से मुखातिब होने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो उसी को लेकर के मैंने 29 जुलाई को एक नई ईमेल आईडी बना कर के एक चैनल बनाया आशीष एड टेक नाम से। और हम जो है, तो मुझे नहीं लगा था कि 50 वीडियोज़ इतना जल्दी हम डाल पाएँगे। कोई मतलब प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे, धीरे, धीरे आप लोगों के सपोर्ट से हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए और आज हमने 50 वीडियो तक कंप्लीट किया, शॉर्ट्स और ये लॉन्ग वीडियो दोनों मिला कर के। आज मैं आप लोगों को एमपीपीएससी के बारे में ऑल टू 1 टू 1 पूरा बताऊँगा, क्या कैसे ऑल जानकारी रहेगी, कंप्लीट जानकारी रहेगी एमपीपीएससी के बारे में। तो एमपीपीएससी है क्या? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, तो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश का आयोग है जो कंडक्ट कराता है। इसमें आप एसडीएम से लेकर के नायब तहसीलदार तक बनते हैं। एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बन सकते हैं और नायब तहसीलदार बन सकते हैं, और बहुत सारे टैक्सेस डिपार्टमेंट से हैं और महिला बाल विकास अधिकारी ऐसे, और एजुकेशन के लाइन में बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जो जो मतलब अधिकारी लेवल की बढ़िया पोस्ट होती है, और मध्य प्रदेश का सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, तो ये एमपीपीएससी ही है। तो एमपीपीएससी क्या है और कैसे है, तो मैं अब ऐसे ही बिना मतलब आधार के नहीं बताऊँगा, है ना? लफ़ाजी मारना इसको कहेंगे आप। मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश यानी एमपीपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आप गूगल पे ये देखिए और सर्च कर दीजिए एमपीपीएससी। ऐसे सर्च कर दिया? मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मैं यही मान के चलता हूँ और उन लोगों तक के लिए जानकारी है जो बहुत कुछ जानते हैं, है ना? दोनों जन को मिला कर के हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करिए एमपीपीएससी, सर्च किया, देखिए एमपीपीएससी सर्च करेंगे, ये देखिए यदि हम थोड़ा-सा नेट या कह लें कि सिस्टम थोड़ा-सा धीरे चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूँ आपको। तो देखिए, एमपीपीएससी हमने सर्च किया, एमपीपीएससी जैसे सर्च किया तो इस तरीके से लैपटॉप में वेबसाइट हमें दिख रही है ना? देखिए, इसमें होम है, अबाउट अस है, इसमें हिस्ट्री है, फंक्शन है, कमीशन चेयरमैन है, चेयरमैन मैसेज हो गया, चेयरमैन कमीशन मेंबर। मैं इनके बारे में ज़्यादा ना बताऊँगा, है ना? आप देख सकते हैं, नहीं तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, मैंने बनाया भी है कि एमपीपीएससी का स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे मार्कशीट उसका निकालना है, कैसे आप अपनी ओएमआर शीट निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पहले बता चुके हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको जानकारी मिलती ही होगी, या अभी भी आप जा सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन में आएँगे और सर्च करेंगे सिलेबस एंड स्कीम। ये एमपीपीएससी की साइट में जितने भी एमपीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उस सबका यहीं पे डिटेल दिया रहता है ना? सिलेबस हो, एग्ज़ाम और परीक्षा पेपर हो, सब चीज़ें दिया रहता है। हमें अभी सबसे पहले है तो बहुत सारे एग्ज़ाम सेट है, देखिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, लेकिन हमें अभी जो है, तो अब बात करनी है अपने एमपीपीएससी के बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पे 10वें नंबर पर स्टेट सर्विस एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम प्लान एंड सिलेबस।
ये देखिए ये जो डेट है तो 18 जनवरी को आया था ये नया सिलेबस, है ना? आप लोग जो जुड़े होंगे तो जानते होंगे कि जो पहले सिलेबस था और अब जो सिलेबस है उसमें बहुत भारी अंतर आ गया है, बहुत भारी अंतर आ गया है और ये भी देखते होंगे कि कितना मतलब कहीं न कहीं आपको हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। जैसे सोशियोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि मनोचिकित्सा भी हमें पढ़ना होता है, अब के नए सिलेबस के अनुसार। ये देखिए तो ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये देखिए 18 जनवरी का ये जारी हुआ है, ये विज्ञप्ति है दोस्तों। तो इसमें हम थोड़ा-सा हम आपको बताएँगे देखिए, आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हमसे बात करेंगे, थोड़ा-सा धैर्य रखना है, ये आपकी धैर्य की भी परीक्षा है, तब हम आपसे जुड़ पाएँगे, आप हमसे जुड़ पाएँगे। हम आपको समझ पाएँगे, आप मुझे समझ पाएँगे, है ना? तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ना तो मैं बहुत जानता हूँ, ना तो मतलब उम्मीद कर आप करिए मुझसे कि बहुत जानता, बस सीख रहे हैं भाई, सीखते चलेंगे आगे, है ना? कंटिन्यू। तो 18 जनवरी को रिलीज़ हुआ था ये विज्ञप्ति जो है तो राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के संबंध में। ये नया जो है तो सिलेबस जारी करने के संबंध में ये जानकारी दी गई थी। तो पहले मैं बता दूँ आज हम जानेंगे क्या? मैं बताऊँ मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हूँ, कोई ऐसे है ना मतलब कुछ है नहीं पर मैं जो बताऊँगा आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो मेरे दिमाग में मोटा-मोटा आइडिया है, ये है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि एमपीपीएससी होता क्या है? कितने चरण में इसके पेपर होते हैं और फिर प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए, तो आप धैर्य बनाए रखेंगे और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ऐसा समझ लीजिए जैसे मान लीजिए हम अकेले किताब पढ़ते हैं तो हमें जो है तो कभी-कभी नींद आने लगती है, समझ में नहीं आता है, तो हम भी हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं। ऐसा लगे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का, है ना? तो इस तरीके से मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। देखिए, अभी हमने बताया कि 18 जनवरी को रिलीज़ हुआ था। आगे ये देखते हैं, ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ये देखिए, लिखा है राज्य सेवा सॉरी मुख्य परीक्षा नहीं, राज्य सेवा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। अभी मैं आप लोग जानते हैं 16 फरवरी को पेपर होने वाला है और आज तारीख कितनी है? 26 नवंबर है, 26 नवंबर संविधान दिवस दोस्तों। तो एक नंबर आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन तो संविधान दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है, तो संविधान दिवस के दिन हम लोग बात करें एमपीपीएससी के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में जानेंगे, इसके एग्जाम चरण के बारे में जानेंगे क्या कैसे और सिलेबस के बारे में जानेंगे। प्रीलिम्स में और मेंस का ये आज जान लेंगे कि मोटा-मोटा कि कितने क्वेश्चन पेपर होते हैं और कितने नंबर का होता है, ये पूरा जानेंगे। इतना ही जानना आज, है ना? तो देखिए, यहाँ पे राज्य सेवा परीक्षा, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होंगे। दोस्तों, बताई हुई बातें बाहर से अलग होती हैं, जो सिलेबस में लिखा है उसी पर हम बात करेंगे। राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होंगे, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओएमआर शीट पर आधारित, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा लिखित वर्णनात्मक होगी, रिटन एग्जाम इसको कहते हैं और साक्षात्कार इंटरव्यू। आगे हम ये देखेंगे कितने-कितने नंबर के होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न यानी टिक मारने वाले होते हैं जिसमें 4 विकल्प रहते हैं 4 विकल्प रहते हैं कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार देखिए, पहला पेपर जिसको जीएस जनरल स्टडीज कहते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं, 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा। ठीक है? 200 अंक का मतलब होता है 100 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है? यहीं पे मैं बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग एमपीपीएससी में नहीं है। जबकि यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, यहाँ तक कि सीजीपीएससी में और इन सब में नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन एमपीपीएससी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं ला पाया। इसकी वजह से हम जैसे कई लोगों की परेशानियाँ रहती है कि कई-कई मेंस भी लिखे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जा कर के प्रीलिम्स में कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ऐसे कि मतलब कई ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं जो रट्टा मार वाले होते हैं, है ना? तो ये होनी चाहिए और थोड़ा-सा सुधार किया जा सकता है, पर कोई बात नहीं, चलिए हम जो है सामने उसी पर हम बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण है जिसको सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी 2 घंटे का होगा और उसमें भी 200 नंबर का होगा यानी 100 क्वेश्चन का होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना? तो हमने बताया कि ये 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक परीक्षा में जिसमें पहला पेपर 200 अंक का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? दूसरा भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 अंक का होता है, 2-2 घंटे के होते हैं ये, ठीक है? एक ही दिन में होते हैं, कुछ समय अंतराल में दूसरा पेपर होता है, ठीक है? चलिए ये हमने जान लिया कि पहली परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में कैसे क्या रहता है, ये हमने जान लिया है। अभी ये थोड़ा-सा एक जो महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, देखिए यह परीक्षा मुख्य परीक्षा है तो केवल पात्रता निर्धारित करने के रूप में ली जाती है। जैसे कि हमें पूछते रहते हैं कि मेंस में इसका नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा,
फाइनल आंसर शीट में जुड़ेगा, फाइनल जो लिस्ट बनती है उसमें जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। है ना? ये सिर्फ़ क्वालीफाइंग एग्ज़ाम होगा, जो नंबर जुड़ता है वो इंटरव्यू का और मुख्य परीक्षा का मिला कर के होता है। ठीक है ना? इस जो नया सिलेबस है इसमें आप जानते हैं कि मार्किंग में भी थोड़ा-सा अंतर आया है, थोड़ा-सा बड़ी है, वो हम देखेंगे। तो ठीक है, पहली बात हमने जान लिया कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका मुख्य परीक्षा में या चयन सूची में इसमें नंबर पर निर्धारण नहीं होगा, ठीक है ना? नंबर ये नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार जैसे कि मैंने बताया एबीसीडी के रूप में होंगे, ठीक है? और इसमें आपके एबीसीडी में आपको गोला भराना रहता है, गोला भरेंगे आप ओएमआर शीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के, है ना? एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 100 प्रश्न होंगे यानी 100 दूना 200। ये आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं पे देखिए, जैसे मान लीजिए प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी में होंगे, हिंदी तथा अंग्रेजी में होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंदु क्रमांक 7 हिंदी भाषा में बौद्धिक गम्यता कौशल के प्रश्न सिर्फ़ हिंदी भाषा में होंगे, है ना? जब स जो सी सेट का लास्ट होता है 20 अंक का, वो जिसमें हिंदी-उंदी भर मिला रहता है, वो सिर्फ़ हिंदी में रहता है, चाहे आप इंग्लिश से ही क्यों ना हो, ठीक है? और फिर ये बताता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ये पढ़ लेते हैं कि जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों उसके मॉडल उत्तरों की प्राविधिक उत्तर कुंजी तैयार कर वेबसाइट पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 5 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएँगी, ठीक है ना? जैसे ही पेपर होगा, मान लीजिए जैसे 16 फरवरी को पेपर होता है, 2-3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर जो है तो ओएमआर शीट सॉरी जो अपनी आंसर शीट है वो जारी करता है। आयोग जारी करेगा यहीं पे आएगा, है ना? नोटिफ़िकेशन में। या जारी करेंगे, आप देखेंगे और यदि आपको कोई क्वेश्चन उठता है कि हाँ, ये आयोग ने गलत उत्तर मान लिया है या कुछ भी है, तो आप जो है तो क्वेश्चन राइज़ करते हैं और फिर वो संशोधित जो है आंसर की फिर से जारी करता है और फिर उसके बाद जो है फाइनल आंसर शीट जारी होती है। तो 5 दिवस के निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार जो है तो ये किया जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये देखिए मैं धीरे-धीरे चल रहा हूँ दोस्तों, है ना? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग धैर्य से बात करेंगे, मैं ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं हूँ। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, आप लोग भी जानते हैं। फिर मैं आपको एक आध ठो पंक्तियाँ भी सुनाऊँगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिए तो आपको देखिए सहूलियत होगी। ऐसे प्रश्न पत्र जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है। देखिए ऐसा प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? इस तरीके से आपने देखा जब उत्तर कुंजी में ही गलत मान लिया जाता है तब संशोधन होगा। प्रश्न के हिंदी तथा अथवा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ध्यान से समझ लीजिए। कई बार होता है ये मैं आपको जो बहुत आसानी से बता रहा हूँ, छोटी-छोटी बातें हैं जब आप एग्ज़ाम में बैठते होंगे, जो बैठते होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जब आप ये कभी-कभी क्या होता है कि इंग्लिश वाला देख कर के आप जो है तो टिक मार देते हैं और फिर हमारे दिमाग में रहता है कि इंग्लिश में तो ये लिखा है, हिंदी में तो ये लिखा है, तो इंग्लिश वाला ही मान्य होगा, ऐसा नहीं है। हिंदी में देखिए जो लिखा हुआ है वो मान्य होगा, ठीक है ना? हिंदी में जो लिखा हुआ है, ये। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। ऐसे प्रश्न पत्र ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए 4 विकल्प है, पहला सही है, दूसरा भी सही है उसमें, तो यदि आपने एक चुना है तो उसमें सभी विकल्प जो है तो सही मान लिए जाते हैं, ठीक है? ये आप नया नियम है थोड़ा-थोड़ा बदला करके। ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर ना हो, वो प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। यदि एक भी उत्तर सही नहीं रहता है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मान लिया जाएगा उसको, नहीं, डिलीट ही कर दिया जाएगा। क्वेश्चन मान लो 100 है तो 1 डिलीट हुआ तो 99 बचेंगे, उसी पर मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मुझे लगी कि आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा-सा और आगे देखते हैं इसमें। मुख्य परीक्षा हेतु लघु सूचीकृत अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के प्रबल अनुसार अधिकतम 20 गुना होगी, मुख्य परीक्षा हेतु। ठीक है ना? मान लीजिए कि यदि 20 बच्चे बैठे हैं 20 बच्चे बैठे हैं, नहीं, 20 पोस्ट है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, क्या कहूँ, कैसे समझा दूँ? तो जैसे मान लीजिए उम, ये 20 गुना है ना? यदि 20 है तो 20 गुना उसका 20 विषय 400 जो विद्यार्थी होंगे तो वो मुख्य परीक्षा के लिए हैं। 20 हैं, 20 विषय 400 जो है तो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई होंगे। ठीक है ना? फिर वहाँ जो है तो 3 गुना जो रहते हैं तो उसको फिर जो है तो आगे बढ़ाते हैं।
इस तरीके से वहाँ बचते-बचते जो है तो जितनी पोस्ट रहती है उतनी बच जाती हैं। ठीक है ना? ना समझ में आएगा तो बताइएगा तो मैं फिर से समझा दूँगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना है, अनिवार्य होगा। ठीक है ना? मुख्य परीक्षा की बात कर रहा है कि यदि आप पहला पेपर है, यदि 300 नंबर का तो उसमें 40% यदि 300 का 40% करेंगे तो 4 तिया 12 120 नंबर आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, खंडा-खंडवा दोनों को मिला कर के, है ना? डेढ़-डेढ़ 100 नंबर का जो होता है। तो और इसी में जो है तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को और कमज़ोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवार हो तो न्यूनतम 30% होना चाहिए। 30 यानी 90 नंबर आपको प्राप्त करना है, दोनों में अनिवार्य होगा, अनिवार्य, है ना? नहीं तो काफ़ी मतलब फिर मार्किंग से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है? इस तरीके से हमने ये जान लिया है। मुझे लगता है कि आपको बेसिक बात पता हो गई होगी कि हमने क्या-क्या जाना। देखिए, एक बार रिकैप कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। हमने ये जाना कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है? उसकी वेबसाइट हमने जाना, कहाँ से हमें सिलेबस डाउनलोड करना है ये जाना, है ना? फिर हमने जाना प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कि कैसे पेपर होता है, 2-2 सौ का नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। इसके बाद फिर हमने जाना उसके बारे में थोड़ा-सा, उसके नियम जाने कि कैसे कॉपी चेक होती है, क्या कैसे होता है। फिर ये भी हमने जाना कि प्रारंभिक परीक्षा जो है तो सिर्फ़ क्वालीफाइंग एग्ज़ाम होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाने। अब हम आते हैं सिलेबस पर, तो क्या कहते हैं आप लोग? सिलेबस डिस्कस करा जाए आज ही कि अन्य दिन? मुझे लगता है आज सिलेबस डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना? ये नहीं देखना चाहिए कि वीडियो लंबा हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। देखिए, तो आपको क्या है कि सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब देखिए, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 से प्रभावशील, है ना? ये प्रारंभिक परीक्षा है 2024 से प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। इसमें आप ये देखिए कि पहला पेपर है, पहला खंड है भारत के इतिहास, दूसरा खंड है मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, तीसरा 10 यूनिट है भारत का भूगोल, तीसरा है विश्व का भूगोल हटा दिया है। फिर चौथा है मध्य प्रदेश का भूगोल, फिर पाँचवाँ है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, सातवाँ है विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य और फिर 8वाँ है 8वाँ देखिए क्या है, 8वाँ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएँ और फिर 9वाँ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और 10वाँ है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ठीक है? इतना है। अब इसको हम थोड़ा-सा अच्छे से बात करते हैं। देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूँ कि मैंने इन सब की नोट्स बनाई है ना? नोट्स का बहुत यूज़ है, ख़ासकर जो नए बच्चे हैं वो आप जब आप पढ़ेंगे, नए दोस्त हमारे तो जब पढ़ेंगे तो नोट्स बनी रहती है तो यार सच में मैं बताऊँ कि जो लास्ट होता है 5 से 10 दिन, उस समय हालत खराब रहती है। टेंशन नहीं मतलब वो रहता है कि क्या कैसे पेपर आएगा, क्या होगा इन सब चीज़ों के बारे में सोच-सोच के तो उस समय जो है आदमी एक तो मतलब इस तरीके से हड़बड़ाहट भी रहती है और पर दिमाग बहुत तेज़ रहती है। मतलब कुछ भी कोई भी काम हो रहा हो, आपके दिमाग में सिर्फ़ यही चलेगा कि ये कहीं ये वाला क्वेश्चन तो ना आ जाए, कहीं इस यूनिट से ना आ जाए, कहीं उस यूनिट से ना आ जाए। तो ऐसे में जो है तो नोट्स यदि आपकी रहेगी ना तो मतलब रिवीज़न करने में बहुत मज़ा आता है। रिवीज़न कर लेंगे जल्दी से आप कम से कम 100 पेज की भी रहे या कम से कम 50 पेज की भी रहे, तो आप जल्दी से पलटाएँगे और कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा। उस समय ऐसा लगता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे-ऐसे तो उसमें नोट्स बहुत काम किए थे, तो मैंने पिछली बार नोट्स बनाई थी। आप कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूँगा मतलब पीडीएफ भी मैंने बना लिया था, तो मैंने नोट्स कैसे बनाए मैं अलग से आपको बताऊँगा। ठीक है ना? पहले हम सिलेबस बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में कुछ शब्द देख रहे होंगे ये नए नए जुड़े हैं, है ना? ये देखिए संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ये थोड़ा-सा आपको भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मणगण, दर्शन ऐसा नहीं लगता कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो, तो हमारी एमपीपीएससी भी लौट चली है वेदों की ओर। देखिए देखिए ना एकदम कैसे मतलब पूरा वही आ गया है पुराना। हालाँकि हमें पहले भी पढ़ना पड़ता था, पर जब शब्द दे दिया है तो थोड़ा-सा और अच्छे से हमें पढ़ना होगा। ये जो संकल्पना में विचार है भारतीय ज्ञान परंपरा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना? आप ये देखते हो कि नई शिक्षा नीति जो है, उसमें भी ये इसको शामिल किया गया है। तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मणगण, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। ये जो है तो पहला टॉपिक है भारत के इतिहास में, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं हम लोग कैसे चलेंगे?
सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, वहीं पे क्या कैसे पढ़ना है ये भी डिस्कस करेंगे। मैं जितना भी जानता हूँ उतने बता पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसा लगे कि मतलब ज्ञान बघार रहे हैं, ज्ञान बघारने वाली बात कुछ ऐसी है ही नहीं इसमें, है ना? मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत जो वही बता पाऊँगा, नहीं बनेगा तो आप लोग हमें बता दीजिएगा क्या कैसे है, हमारा ही काम हो जाएगा, है ना? तो मैंने इस टॉपिक को कैसे क्लियर किया ये मैं बताता हूँ। देखिए, ये टॉपिक हम करने के लिए आप एक तो इनके साथ-साथ एक बहुत बढ़िया किताब लिए चलिए कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है दोस्त, घटना चक्र। घटना चक्र लिए ही रहिए, तो वो बहुत काम की चीज़ है। उसमें सबसे पहले आपको ये होता है कि क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज़ जैसा मतलब आपका माइंड अप्रोच बनती है ना? पटाक-पटाक लगा रहे हैं ये वो सारी चीज़, पहले टॉपिक पढ़ा फिर आपने क्वेश्चन लगाया तो हैबिट हो जाती है टेस्ट लगाने की। या क्वेश्चन मतलब जैसे कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में देने जाना है, ठीक है? तो घटना चक्र से इस टॉपिक को आप कवर करिए, घटना चक्र। और फिर एक कोई भी किताब जो जिसमें आप देख लीजिएगा मार्केट में, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, संकल्पना एवं विचार ये वाला टॉपिक जो है तो एक ले लीजिएगा, 10 पेज में आएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। तीर्थंकर तो ऐसे भी हम लोग पढ़ते थे जैन धर्म में, बोधिसत्व भी पढ़ते थे। पढ़ते सब थे, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, आरण्यक हो गया, ब्राह्मणगत, षड्दर्शन कहीं न कहीं, पर ये है कि उसके बारे में बहुत कम पढ़ते थे। एक क्वेश्चन मैं आपको मज़ेदार बताता हूँ कि एक तो क्वेश्चन पूछा पिछली बार पूछा गया था कि वो सभा एवं समिति जिसका संबंध अथर्ववेद से उसके बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था संस्कार के बारे में, है ना? कि वो मेरे नोट्स से डायरेक्ट फँसा था, मैं आपको प्रूफ़ दिखा दूँगा। वो क्वेश्चन था क्या था कि मतलब उपनयन संस्कार वाला, उपनयन संस्कार की उसका क्षत्रिय उपनयन संस्कार कौन करवाता है? तो क्षत्रिय तो कुछ करके प्रविष्टु कुछ करके कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो मेरे नोट से डायरेक्ट फँसा था और सबकी हालत ख़राब हो गई थी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे नोट्स ऐसे बन गए, मैं ये कह रहा हूँ कि घटना चक्र में जो है तो ऐसे जो अंदरूनी वाले क्वेश्चन रहते हैं वो भी मिल जाते हैं आपको। पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना घटना चक्र के साथ पढ़ें। यार पढ़िए, मैंने मेरे अनुभव से तो बहुत बढ़िया है। मैं तो नोट्स भी बना लिया हूँ उसी के मतलब है ना, घटना चक्र 700 पेज की रहती है तो बहुत वो अब रिवीजन कैसे कर पाएँगे? तो ये जो है तो इसके लिए मैं सब जगह आपको घटना चक्र कहूँगा, हर एक जगह। मध्य प्रदेश वाले में नहीं, यहाँ पे जो बाहर वाले हैं जैसे भूगोल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे सब जगह मैं कहूँगा कि आप घटना चक्र ले ही लीजिए। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं एक मतलब वो हूँ कह लें कि जो ज्ञान देते हैं, वो नहीं। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी और बेहतर है तो बिल्कुल चलता रहे, क्या दिक्कत है? आप ले लीजिए जो आपको बेहतर लगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ, घटनाएँ एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएँ। ये है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। ये जो है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पर घटना चक्र मैं कह रहा हूँ कि साइड में होनी चाहिए। मुझे जो लगती है ये चाहे धार्मिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक आपको यदि पुराने वाले दोस्त होंगे तो याद होगा कि 2021 में क्वेश्चन आया था केशवानंद वाला केशव चंद वाला जिसमें और एक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे शायद देवी दयानंद भी थे ऐसे कोई थे और केशवानंद जो ब्रह्म समाज आदि समाज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है तो आप जब आप मैं कह रहा हूँ ना यदि आप एक भी जना सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप जाइएगा घटना चक्र पूर्वावलोकन देखिएगा। उसमें इस वाले टॉपिक को खोलिएगा आधुनिक भारत वाले के और वहाँ पे जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में देखेंगे तो किस तरीके से उसने क्लियर किया हुआ है। केशव चंद्र सेन का, स्वामी दयानंद सरस्वती का कि कौन किस समाज से जुड़े हुए थे, कब अलग हुए थे और या राजा राम मोहन राव का क्या ताल्लुकात था, उन सब चीज़ों को तो देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि एमपीपीएससी क्वेश्चन जो उठा रहा है तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे ना कि जो मान लीजिए क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आप ही क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो कहाँ से फ्रेम करेंगे? एक तो वो है कि आप सिलेबस देखेंगे और फिर दूसरा ये देखेंगे कि एमपीपीएससी का पैटर्न क्या रहा है अभी तक। तीसरा ये देखेंगे कि समकक्ष जो लोक सेवा आयोग है वो क्या कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आप देख कर के फिर क्वेश्चन बनाएँगे, जो मुझे समझ में आता है, तो वो फिर वहीं से कहीं न कहीं लिंक अप होती है। एक क्वेश्चन आ गया था कि वो इकोनॉमी में क्वेश्चन आया था कि क्या आया था? याद नहीं आ रहा। आता है तो मैं बताता हूँ। तो ये जो है तो आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ तो वो इसलिए मुझे लगता है। फिर आता है मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य को आप चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी ले लीजिए, इसमें जो है तो थोड़ा-सा ये रहता है कि इसमें जो है तो वो रहता है आदमी
कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ यार ये एक वो है मैं उसी की है सरकारी किताब है तो थोड़ा-सा बढ़िया रहेगा। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान। एक किताब आती है मैकग्रा हिल की, मैकग्रा की वो जो है तो एमसीक्यू टाइप की रहती है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करता है वो। तो उसको ले सकते हैं, उसमें बहुत डीप से बताई गई बातें रहती हैं। तो वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो रहेगा, बाकी आप परीक्षा धाम ले लीजिए या निर्माण की ले लीजिए कोई भी किताब ले लीजिए, आप बेसिक से पता कर लेंगे तो हो जाता है। हालाँकि कई लोग जो है तो दावा बहुत करते हैं कि हमारी किताब से ये है, इतना आता है, उतना आता है, तो आप अपने से सोच के, देख के, मिला कर के देख सकते हैं। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, उनकी बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, ये आप सिलेबस दे साहित्यकार होंगे, धरोहर स्थल होंगे जो कि 3 हैं। प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। कुल मिलाकर के इससे आपको समझ में आता होगा, सिलेबस ऐसा क्यों बनाया गया है। आप यदि विचार करें पीछे माइंड में जाएँ अपने, तो देखिए ऐसा है कि आप सबसे पहले अपने इतिहास को जानें, है ना? तो इसलिए उन्होंने भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें सिलेबस दिया, है ना? तो फिर वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास भी जानो, इसको संस्कृत को जानो, कैसे कल्चर है यहाँ का, कैसे रहन-सहन है, खान-पान है, इन सब चीज़ों के बारे में जानिए और साहित्य के बारे में भी जानिए। साहित्य देखिए इसीलिए मध्य प्रदेश के इतिहास 3 पॉइंट ये दिखा, फिर संस्कृत, फिर साहित्य, है ना? तो इस तरीके से ये जानते चाहते हैं कि आप जब सिविल सर्वेंट बने, एसडीएम बने या कुछ भी बने, तो आप जो है तो इस तरीके से जनता के बीच जाएँ तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारी क्या कल्चर है, क्या कैसे है। तो प्रभाव जो है तो इम्पैक्ट जो है लोगों पर आपका बहुत बढ़िया पड़ता है, तो इस हिसाब से ये सिलेबस दिया गया है ना? फिर तीसरी यूनिट आती है भारत का भूगोल, है ना? भारत का भूगोल देखिए पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, पठार है, नदी है। जी, 1 मिनट में देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, दोस्तों हो रहा है। तो ये 26 मिनट का वीडियो हो गया है दोस्तों, अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है, तो मैं एक इसका पार्ट 2 ले आऊँगा, ठीक है? ये अभी हमने ये इतना डिस्कस कर दिया है तो ये पर्याप्त होना चाहिए आपके लिए मुझे लगता है कि उपयोगी होगा आपके लिए। ये अभी हमने ये दिया 2 यूनिट तक हमने बात करी, आपको पसंद आएगा तो बताइएगा। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं यार। मैप से पढ़ सकते हैं, अच्छी-अच्छी जो किताबें मैं बता रहा हूँ उनसे पढ़ सकते हैं और मैं पीडीएफ जो बनाया हूँ, नोट्स जो बनाए हूँ, सिनॉप्सिस वो कर सकता हूँ, तो बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। बस ये है कि हम थोड़ा-सा सोचते रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये वो सारी चीज़ें, ऐसा कुछ है नहीं, है ना? तो दोस्तों, अभी मैं इसको ब्रेक दे रहा हूँ, पार्ट 2 में मैं ले आऊँगा और बातें क्लियर करेंगे, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा-सा आज शुरुआत करने में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग गया है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए यार, ताकि मुझे भी अच्छे से कॉन्फिडेंस आए और मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट ले आऊँ। मज़ा आ जाएगा कंटेंट लाने में। तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।